हाय एवरीवन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 फ्रांसीसी क्रांति पार्ट से, जो कि इतिहास का पार्ट 1 है। आज की डेट है 15 अप्रैल 2021। आप ये सारी जानकारी जो है अपने रजिस्टर के पेज पे एकदम नीट एंड टाइडी लिखिएगा। ओके, सो ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और लेट्स बिगिन द वर्कशीट। मैंने आपके लिए इस वर्कशीट से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख दिए हैं अलग से, ताकि हम पूरी वर्कशीट को एक नज़र में देख लें और आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी फिर बाद में मैं करवाऊंगी। मेरे साथ करिएगा, आप बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो आज की वर्कशीट का सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि फ्रांस की क्रांति का भय अन्य यूरोपीय देशों में फैलने लगा। जैसे जैसे दूसरे देश देख रहे थे कि फ्रांस में कैसे क्रांति हो रही है, लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ कैसे विद्रोह कर दिया, तो यूरोप के जो बाकी के भी देश थे वो डरने लग गए कि उनके देशों में भी लोग जो हैं वो क्रांति पर ना उतर आए, राजा के शासन के खिलाफ ना बोल पड़े। तो उनको इस चीज़ का डर था। साथ ही साथ जो पादरी और कुलीन वर्ग थे ना फ्रांस के, वो भाग गए थे वहाँ से और उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैला दी वहाँ पे। समझ रहे हो? तो ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार भी होने लग गया वहाँ पे यूरोप में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है ये। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन दिया। तो ऑस्ट्रिया राजतंत्र, राजा के शासन में विश्वास रखता था अभी भी। ठीक है, और इसके विरोध में क्या हुआ? फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है ना, कि तुम राजतंत्र का समर्थन कर रहे हो, हम तो राजतंत्र यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, लोगों का तो ये था मानना। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, और उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ, जिसका पहला अधिवेशन 21 सितंबर 1792 को हुआ था। तो पहले आपको याद है क्या होता था? सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीन होती थी, उसके आधार पर उनको वोट देने का अधिकार था। अब क्या करा उन्होंने? वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ और इसमें जैकोबिन और जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। तो दो मुख्य दल थे इसमें, आपने याद रखना है नाम। ठीक है, दो मुख्य दल थे। अब ये आगे चल के ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैकोबिन जो हैं, जो इस दल के प्रमुख थे, उनकी आगे भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे और इनका जो प्रमुख नेता था वो था रॉबेस्पियर। ठीक है, उनका प्रमुख नेता का नाम है रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि आगे जब ये फ्रांस में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो हम आगे देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, जीरोदिस्ट कौन थे? वे शिक्षित थे, कुलीन थे, लेकिन वे व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मैडम रोलां, ठीक है, और ब्रीसो। ठीक है, इनका मानना ये था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और अब उसका अंत होना चाहिए, कि अब और नहीं क्रांति को बढ़ाना, हमने क्रांति को ख़त्म करना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के बिल्कुल विरुद्ध थे और वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। तो उनको ये नहीं था कि समानता हो, कि भाई अमीर गरीब का फासले कम हो, ये सब उनको चाहिए था कि भाई फ्रांस राजतंत्र से आज़ाद हो गया है, बस हमारे लिए यही ज़रूरी है। वो फ्रांस को एक गणतंत्र के रूप में देखकर खुश थे, उनको और सामाजिक समानता से कोई लेना देना नहीं था। उसी के विपरीत जो जैकोबिन थे, उनका क्या मानना था? जैकोबिन समानता पर आधार अधिक जोर देते थे और निम्न वर्गों के प्रति उनका सद्भावपूर्ण रवैया था, क्योंकि ये खुद भी वहीं से थे। निम्न वर्ग के लोग समझते हो ना, जो समाज में निचले वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, तुम समझ सकते हो कि हम तृतीय स्टेट की बात ही कर रहे होंगे यहाँ पे, है ना। फ्रांस के 3 स्टेट याद हैं आपको, तो आप समझ लो ये तृतीय स्टेट की बात कर रहे हैं हम, निम्न वर्ग के लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th पॉइंट, क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि
फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। आप सबको ये पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से हमें ये 3 सिद्धांत मिले हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पता है सबको? स्वतंत्रता फ्रीडम, समानता इक्वालिटी, बंधुत्व ब्रदरहुड, है ना? तो ये फ्रेटर्निटी भाईचारा बोलते हैं जिसको। तो ये तीनों जो सिद्धांत है आपको पता है हमारे प्रियम्बल में भी हैं भारत के, तो हमने वो फ्रांस से लिए हैं, है ना? तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई, ये भावनाएं पूरे यूरोप में और आने वाले जो देश जो लोकतंत्र बने उसके बाद या गणतंत्र बने, उन्होंने भी इनको अपनाया। ठीक है, वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुए, जैसे कि भारत ने भी फ्रांस की क्रांति से इन तीनों भावनाओं को अपने प्रेम्बल प्रस्तावना में जगह दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस पर। आगे चलें। 8th पॉइंट जो निकलता है इस वर्कशीट से वो ये कि नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित करके राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, राजतंत्र की समाप्ति और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। तो ये नेशनल कन्वेंशन ने ये भी एक काम किया। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कौन था राजा? लुई सोलवा, याद है? और मृत्यु दंड की सजा दी उसको। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को लुई सोल्वे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लुई सोल्वे के साथ फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, उसको फांसी की सजा दे दी, उसको देशद्रोह का मुकदमा उस पर चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध के कारण आर्थिक संकट से फ्रांस जो था वो घिर गया था। ठीक है, क्या हो गया फिर? कीमतें फिर बढ़ने लग गई, अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने क्या किया? पेरिस की भीड़ और कम्यूनों की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। कन्वेंशन क्यों बना था बेटा, याद है आपको? नया संविधान बनाने के लिए, याद है आपको? क्योंकि राजतंत्र खत्म हो गया, तो अब हम गणतंत्र बनाया है। अब गणतंत्र कब कैसे मजबूत होएगा? जब तक हम नया संविधान नहीं बनाएंगे। उसके लिए कन्वेंशन बना, और कन्वेंशन जो था उसमें आपने अभी पढ़ा कि उसमें 2 प्रकार के जो प्रमुख दल थे, लेकिन जैकोबिन जो थे वो क्या चाहते थे भाई? समानता भी चाहते थे। तो वो राजतंत्र की पूरी शक्ति यानी राजतंत्र ही खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो जैकोबिनों ने, जो कम्यून है मतलब कि जो जैकोबिन है वो इसी कमिटी के हिस्सा थे। तो पेरिस के लोगों ने और जैकोबिनों ने जो कम्यून का हिस्सा थे, उन्होंने कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया और सत्ता पर अधिकार करके आतंक का राज्य स्थापित किया। ठीक है, ये याद रखना आपने। जैकोबिनों ने जबरन, ठीक है, कन्वेंशन पर आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार कर लिया और इससे शुरू होता है आतंक का राज्य। आपको हमेशा याद रखना है आतंक का राज्य से किसका नाम जुड़ा है? जैकोबिन्स का। ठीक है, और जैकोबिन से किसका नाम जुड़ा है? रॉबेस्पियर का। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखना आपने। देख रहे हो ना मैंने आपको कैसे वर्कशीट से सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निचोड़ कर यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी आप लिख लोगे, लर्न कर लोगे, सारा आपके सामने पूरा फ्रांस की क्रांति के जो पूरे स्टेप्स हैं वो लर्न हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से करते हैं। आतंक राज की स्थापना से फ्रांस फिर से अव्यवस्था की स्थिति में चला गया। अब आतंक शब्द से ही समझ सकते हो कि अव्यवस्था ही होगी। इसका नेतृत्व मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने किया था। इसमें जो कोई जैकोबिन के विरुद्ध बोलता, मतलब आतंक के राज के समय में जो कोई जैकोबिन के विरुद्ध बोलता था उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। अब इसमें कोई भी हो सकता है, कुलीन वर्ग, ठीक है, तुम्हारे कोई भी क्या राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य, कोई भी हो, ठीक है, उसको सजा दी जाएगी। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आतंक का राज नहीं चल सकता था, है ना। लोग इससे भी तो नाखुश होंगे कि कैसे कोई इसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। एक तरह से फ्रांस पर फिर से अव्यवस्था का जो चलन चल पड़ा वो राजतंत्र से भी बुरा लगने लग गया लोगों को, ठीक है ना। तो इसीलिए रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया। 1794 में फांसी दे दी गई और इस प्रकार आतंकवाद का जो राज्य था वो समाप्त हुआ। सॉरी, आतंक का राज्य, नॉट आतंकवाद, आतंक का राज्य समाप्त हुआ जब रॉबेस्पियर को फांसी दी गई। समझ गए आप? आतंक का राज्य कब था? जब जैकोबिन्स का राज्य चल रहा था फ्रांस पे,
और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबेस्पियर कर रहा था। और वो क्या करते थे? जो भी जैकोबिन के विरुद्ध कुछ बोलता था उसको मृत्यु के घाट उतार देते थे। ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, तो फ्रांस में जो उदारवादी लोग थे उन्होंने ये चलने नहीं दिया और फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली। लास्ट पॉइंट यही है हमारा। आतंकी राज के बाद उदारवादी नेताओं ने फ्रांस की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। जो भी उन्होंने करी थी चीज़ें शुरू, जैकोबिन्स ने उसको भंग कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स। आपको अगर एक बारी इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप लेके इनको भी रजिस्टर में लिख लो। आपके ये एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे आपको फ्रांसीसी क्रांति के। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके सीधा बाद जस्ट अभी 5 सेकंड बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। ये लास्ट स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन आंसर्स। और बहुत आसान क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही ईजी हैं, अभी हो। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे कि कहीं फ्रांस में हुई क्रांति के विचार उनके देश के लोगों में ना फैल जाए और वह उनकी सत्ता के खिलाफ विद्रोह पर ना उतर आए। ठीक है, तो शासक लोग परेशान थे, राजा लोग, कि लोग जो हैं उनके देश में भी फ्रांस की तरह क्रांति ना कर दे और उनको सत्ता से, उनको पावर से हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबेस्पियर कौन था? ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसका आंसर करेंगे। फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता रॉबेस्पियर था। 1793 में वह जैकोबिन सरकार का नेता भी बना और उन्होंने आतंक के राज्य की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आतंक के राज्य के बारे में है, उसको करते हैं। आतंक का राज क्या था फ्रांस में? इसको मैंने बेटा पॉइंट्स में लिखा है 3, आप भी पॉइंट्स में आंसर को लिखना। सोशल साइंस में हमेशा हम पॉइंट्स में आंसर लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, नंबर आपको पॉइंट्स से ही मिलते हैं। फ्रांस में 1793 से 94 तक के काल को आतंक का राज कहते हैं, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। आई एम सॉरी, इसमें नीति वर्ड रह गया है, वो उसको लिख लीजिएगा। जैकोबिन क्लब के प्रमुख मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने सभी व्यक्तियों को मौत की सजा दी जिन्हें वह गणतंत्र का दुश्मन समझता था, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और कोई भी राजनीतिक दल का जो सदस्य हो। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? ये बेटा आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसके बड़े सारे पॉइंट्स आपकी वर्कशीट में भी दिए हैं और बड़े सारे पॉइंट्स बनते भी हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स का है तो आएगा तो आप 5 पॉइंट्स ही लिखना, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉइंट्स है तो हम ज़्यादा लर्न करेंगे ताकि हमें याद रहें। और मैंने इन पॉइंट्स को बेटा एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है, ठीक है, एक डायग्राम के रूप में। एंड हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप भी कोशिश करना कि आप ऐसा कुछ डायग्रामेटिक आंसर लिख पाओ। ठीक है, डायग्रामेटिक का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करने लग गए सर्कल की शेप और ये वो। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ आएँ। और जब आप अपने एग्जाम में ऐसे डायग्राम्स के साथ आंसर लिखते हो 5 मार्क्स वाले, तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है एंड आपका जो आंसर है वो अच्छा, एकदम अच्छा और क्रिस्प नज़र आता है सामने। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप अगर ऐसे लर्न करना शुरू कर दोगे अभी से कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर आपने ऐसे लिखने हैं, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, इवन इन क्लास 10th। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बीच में लिख दिया है, नेशनल कन्वेंशन के कार्य, और फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया, ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ जो उन्होंने करी थी, गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है ना, कि कोई अब किसी के अधीन होकर गुलाम बनकर काम नहीं करेगा, मुफ्त का काम। ठीक है, तीसरा, राशन की व्यवस्था शुरू की गई। जो बहुत सारे ना काला धंधा करते थे, लाइक काला धंधा इन सेंस धोखाधड़ी करते थे लोग, अलग महंगी कीमतों पर सामान को बेचते थे लोग, तो वो सब बंद होके राशन की व्यवस्था शुरू की गई उसको कंट्रोल में रखने के लिए। चौथा पॉइंट, ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। तो ऐसा अब नहीं होता था, अगर ऋण ना चुका पाए लोग तो जेल में भेजकर जो भेजने वाला कानून होता था पहले, वो हटा दिया गया। फिफ्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माप तोल की नई नीति पद्धति अपनाई गई, जिसमें ग्राम, मीटर और लीटर शुरू किया गया। ये वाली जो यूनिट्स थी वो शुरू की गई।
6th पॉइंट देखेंगे, आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। ठीक है, तो किस प्रकार के टैक्स लगाए गए? धार्मिक कर तो पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन कौन से कर लगाए गए? आयकर और युद्ध पर कर। ठीक है। 7th पॉइंट, सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया। कि जैसे होता था ना पहले कि राजा अगर बना है राजा, उसके बाद उसका बेटा उसकी जगह पर, उसकी सीट पर बैठता था, उसकी गद्दी पर बैठता था, ये अब नहीं होगा। ठीक है। लास्ट, गणतंत्र की स्थापना से एक नया कैलेंडर लागू किया गया। ये बस नहीं है, ये काट देना वर्ड। गणतंत्र की स्थापना से एक नया कैलेंडर लागू किया गया। ठीक है ना, क्योंकि राजतंत्र खत्म हो गया, नया टाइम शुरू हो रहा है, तो उन्होंने न्यू कैलेंडर स्टार्ट किया 22 सितंबर 1792 से। ठीक है, तो ये सब जो है कार्य थे नेशनल कन्वेंशन के। इफ़ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको इसी तरीके से आप अपने रजिस्टर में आंसर को लिख भी सकते हो। आप ले लो स्क्रीनशॉट और इसको इसी तरीके से आप बना के अपने रजिस्टर में लिखना। आपकी टीचर देखना ज़रूर इम्प्रेस हो जाएंगी और अच्छा लगेगा उनको भी कि आपने ऐसे काम करा है। यू कैन कलर ऑल्सो इन दिस और यू कैन यूज़ कलर्ड पेन्स टू राइट दिस। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये समझ में आई होगी अच्छे से। आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये वर्कशीट कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको पता चलता रहेगा। ओके, बाय बाय।